हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस ग्रुप डी के लिए। ठीक है, इसकी जो है इसकी क्लासेस आ चुकी है पहले, 6 या 7 ऐसे क्लासेस आ चुकी हैं। आप उसको पहले देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइंस जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। आपको मैंने बता दिया पहले ही कि 25 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसी से आएंगे, साइंस से ही। ठीक है, तो आप साइंस को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा ग्रुप डी के लिए। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है, पहले हम यहाँ पे उत्तोलक देख लेते हैं कि उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक एक सरल मशीन है। ये किस पे काम करती है, किस सिद्धांत पे काम करती है? तो उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करती है। बल आघूर्ण क्या होता है? जैसे अब कोई एक अक्ष है, उसको जो है स्थिर कर दे। ठीक है, एक अक्ष है, उसी के चारों ओर एक पिंड उससे चारों ओर घूम रहा है। जैसे अक्ष क्या है, अक्ष स्थिर है, अक्ष नहीं घूम रहा है, लेकिन उसके चारों ओर वो वस्तु घूम रही है, तो उसको क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। ठीक है, ये क्या होता है? बल आघूर्ण। जैसे देखिए, आपने फैन देखा ना, फैन का वो जो बीच वाला पार्ट रहता है वो क्या होता है? एक जगह पे स्थिर रहता है, और उसके चारों ओर क्या करते हैं? वो जो पर होते हैं उसके फैन के, वो ऐसे नाचते रहते हैं उसके चारों ओर। तो ये क्या होता है? एक बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है फैन आपका। ठीक है, इसका अक्ष क्या होता है? वो स्थिर रहता है। अक्ष के चारों ओर जो है, अक्ष के चारों ओर क्या होता है? पिंड जो है घूमता रहता है, तो इसको बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण इक्वल टू बल इंटू आघूर्ण भुजा, जो भुजा घूम रही है। ठीक है, आघूर्ण भुजा, ये क्या होता है? आपका बल आघूर्ण। तो इसी सिद्धांत पे उत्तोलक काम करता है। उत्तोलक क्या होता है? एक सरल मशीन, जैसे आपने देखा ना कि चिमटा आपने देखा होगा, घिरनी, सरौता देखा आपने। ये सब क्या है? ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, ये किस पे काम करते हैं? बल आघूर्ण के सिद्धांत पे ही काम करते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्तोलक। उत्तोलक 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3, एक प्रथम श्रेणी के, एक द्वितीय श्रेणी के, और एक तृतीय श्रेणी के। ठीक है, अब देखिए, इसके बहुत ज्यादा आपको इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना चीज ध्यान रख लेना है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से हैं? कैंची है, प्लास, साइकिल का ब्रेक, डंडी, तराजू जो है, और हैंड पंप। ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी के हैं। ये सब क्या होते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी में कौन सा आता है? सरौता है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, और कूड़ा धोने वाली मशीन, पहिए, और कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा। ये सब द्वितीय श्रेणी में आते हैं। और तृतीय श्रेणी में कौन सा आता है? चिमटा, मनुष्य का हाथ, और किसान का हल। ये सब तृतीय श्रेणी में आते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, 3 श्रेणी होती है इसकी। ठीक है, प्रथम श्रेणी में कौन कौन सा आता है, द्वितीय श्रेणी में कौन कौन सा आता है, और तृतीय श्रेणी में। आपसे बस यही पूछेगा, जैसे एक एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछ सकता है कि कौन सा श्रेणी में कौन सी चीज आती है। जैसे चिमटा दे देगा और पूछेगा ये किस श्रेणी में आती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये तृतीय श्रेणी में आती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आगे देखते हैं गुणत्व केंद्र। गुणत्व केंद्र क्या होता है? देखिए, किसी वस्तु का गुणत्व केंद्र क्या है? वह बिंदु है जहां पे उसका समस्त भार कार्य करता है। किसी वस्तु का सारा भार जहां पे काम करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुणत्व केंद्र। ठीक है, गुणत्व केंद्र। जैसे अब मनुष्य का पूछे तो गुणत्व केंद्र कहाँ पे होता है? उसकी जो नाभि होती है ना, नाभि, वहीं पे उसका गुणत्व केंद्र होता है। ठीक है, अब देखिए समान छड़, अब एक छड़ है, एक समान छड़ है, कह रहा है इसका गुणत्व केंद्र कहाँ होगा? इसके मध्य में होगा। इसको जहां से इस
छड़ को 2 पार्ट में काटा जाएगा, वही उसका क्या होगा, जो उसका मध्य बिंदु होगा वही उसकी गुरुत्व केंद्र होगा। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, समझते चलिए। त्रिभुजाकार ठोस है तो उसका क्या होगा, जैसे ये त्रिभुजाकार ठोस है तो इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, जहां पे इसके तीनों कटान बिंदु मिलते हैं। ऐसे आपने 3 रेखाएं खींच दी, ये यहाँ पे मिले, ये सेंटर, ये क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे इसका गुरुत्व केंद्र होगा। ठीक है, और वर्गाकार है, वर्ग है तो उसका कहाँ पे होगा, देखिए वर्ग है ये, तो इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, इसके विकर्ण के कटान बिंदु पे। जैसे ये इसको काटा, इसका विकर्ण का कटान बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। वर्गाकार वृत्ताकार पटल है तो जो वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है, उसका भी जहां पे विकर्ण का कटान बिंदु होगा। ठोस गोला है तो वह उसके सेंटर पे होगा। शंक्वाकार ठोस है तो शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर। ठीक है, शंकु का जो अक्ष पर जो आधार है, शंकु के अक्ष पे आधार क्या होगा, देखिए शंकु आप ऐसे बनाते हैं तो इसके अक्ष पे यहाँ पे क्या है, ये वृत्त है, यहाँ से लेके 1/4 दूरी पे क्या होगा, 1/4 ऊंचाई पे इसका क्या होगा, गुरुत्व केंद्र होगा। और खोखला शंकु है तो 1/3 ऊंचाई पे। ठीक है, 1/3। शंकु ठोस है तो 1/4 ऊंचाई पे उसके अक्ष के आधार से, और अगर शंकु खोखला है तो उसके अक्ष के आधार से 1/3 ऊंचाई पे। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये सब नॉर्मल है, ये आप लोग आराम से बता लेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो इसको खास करके ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन अधिकतर वही चाहते हैं जिसपे फंसा जा सके। ठीक है, जिस क्वेश्चन को, जैसे अब ठोस गोला, अब आप सभी जानते हैं गोले का सेंटर पे गुरुत्व केंद्र होता है। समानांतर चतुर्भुज उसके विकर्ण पे, जहाँ पे विकर्ण उसके दोनों मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप इस पे ध्यान दीजिए, शंक्वाकार शंकु और खोखला शंकु, ध्यान आपको सब रखना है, बस आप इस दोनों पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऊर्जा होती क्या है, किसी वस्तु में कार्य, जैसे कोई वस्तु कितना कार्य कर सकते हैं वही तो उसकी ऊर्जा है। जैसे आप कितने देर पढ़ सकते हैं, आप मान लीजिए 4 घंटे पढ़े, उसके बाद आप थक गए, अब आपको मन नहीं करे, इसका मतलब आपकी ऊर्जा कितनी थी, 4 घंटे पढ़ने की थी, आपके कार्य करने की क्षमता कितनी देर की थी, 4 घंटे की। उसके बाद आप थके, उसके बाद आपको फिर एनर्जी चाहिए, उसके बाद आप कम कर पाएंगे। तो बस एनर्जी यही होती है, जिस किसी के कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की एनर्जी हो गई। ऊर्जा क्या, एक अदिश राशि होगी। अब ऊर्जा कोई दिशा में तो जा नहीं रही है कि इतना काम इस दिशा में करना है। ठीक है, तो ये क्या है, अदिश राशि, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अब देखिए इस ऊर्जा आपको पता है दो, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है और एक होती है गतिज ऊर्जा। तो अब जैसे तनी हुई स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है वो ऐसे तनी हुई है, एक स्प्रिंग है वो क्या है, ऐसे तनी हुई है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, ये क्या कहीं चल रही है, सिर्फ तनी हुई एक स्थान पे है। अगर स्प्रिंग को आपने ताना है तो वो क्या है, एक ही स्थान पे, कहीं गति तो नहीं कर रही ना, स्थित है। स्थितिज ऊर्जा में जो स्थित हो, कहीं चल नहीं रही है, उसके अंदर एनर्जी है, लेकिन वो क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होती है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। और जो बांध बना के, एक बांध बनाते हैं ना, आपको पता है बांध, उसमें पानी इकट्ठा करते हैं तो उससे जल में ऊर्जा रहती है, वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। उस जल से ऊर्जा लेते हैं, उसका यूज करते हैं, उसमें करते हैं ना वो पावर प्लांट में बिजली वगैरह के लिए। तो ये सब क्या होता है, वो क्या होती है, वहां पे जल गतिमान तो रहता नहीं है। ठीक है, उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें से ऊर्जा लेते हैं, तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। चाबी वाली घड़ियों में स्प्रिंग जो होती है उसमें जो ऊर्जा संचित है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आप समझ गए, आपको पता चल रहा है खुद से कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, किसी दबे हुए गेंद में, कोई गेंद को दबा दे तो उसमें जो ऊर्जा जा रही है वो क्या है, स्थित है, क्योंकि वो गेंद दबा हुआ है, कहीं मूव तो कर नहीं पा रहा है। ठीक है, वो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा आप समझिए, जिसमें ऊर्जा हो और वो चीज स्थित हो, उसमें गति नहीं हो रही हो, और जिसमें गति हो रही है वो गतिमान ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है।
जैसे गतिमान गोली, अब किसी ने गोली मारा तो गोली चल के जा रही है ना, गोली चल के गई तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। जैसे गतिशील वाहन, चलते हुए हथौड़े, जैसे अब हथौड़े से किसी चीज पे मारा जा रहा है, ठीक है, हथौड़े से किसी चीज को क्या कर बनाता है, जब कुम्हार लोग तो हथौड़ा से मारते हैं तो क्या हो रहा है, उसमें स्थिति गतिज ऊर्जा, गति हो रही है हथौड़े में। पानी बह रहा है उसमें गति हो रही है। बहती हुई हवा, जो हवा बह रही है उसमें भी ऊर्जा है, गतिज। ठीक है, तो जो भी मतलब जो भी गति कर रहा है, बहुत सिंपल सा तरीका है आपको याद करने का, कि जिसमें गति हो रही है, जो चीज चल रही है, जो चीज स्थिर है उसमें स्थिति ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अगर संवेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो देखिए गतिज, आप जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम इसमें m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर पी मतलब संवेग, और नीचे का आ जाएगा m। ठीक है, रुकिए, यहाँ देखिए, देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है, देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और संवेग क्या होता है, संवेग होता है एम वी। संवेग क्या होता है, P इक्वल टू एम वी। तो अब अगर आप यहाँ पे हाफ, अगर हम m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और m से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ m, और ये क्या हो जाएगा p पे स्क्वायर, p स्क्वायर मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, p स्क्वायर, संवेग की क्या है, समानुपाती है। अब अगर कह रहा है कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी को, अगर आप संवेग को 2 गुना कर दें, संवेग को अगर आप 2 गुना कर दें तो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अगर संवेग को 2 गुना कर जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा आपकी कितनी हो जाएगी, संवेग को आपने अगर 2 गुना कर दिया तो देखिए, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी पहले मान लीजिए P2 है। ठीक है, अब P को 2 गुना कर दिया गया, मतलब P को क्या कर दिया गया, 4 कर दिया गया। P को पहले 2 था, अब P को हमने 4 कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो 4 पे स्क्वायर तो 16 गुना हो गया। ठीक है, अगर आप P को 2 गुना कर देंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना। जब आप अब यही ये क्वेश्चन आपको अब ये इससे न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए पहले आपका मान ले, आपने बोला कि P हमारा 2 गुना, P को कह रहा है कि 2 गुना कर दे, P हमारा 2 है, P को हमने 2 गुना कर 2 गुना कर दिया तो हमारा P 4 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 16 हो गई। पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी 2 थी, पहले कितनी थी, 2 थी, अब कितनी हो गई, 2 की पावर 4, 4 गुना हो गई। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। देखिए ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा को कभी भी खत्म नहीं कर, कभी भी ऊर्जा खत्म नहीं, जो ऊर्जा है वो मतलब वो कभी भी नष्ट नहीं होती और न ही उसको पैदा किया जा सकता है, उसका न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतर रूपांतरण होता रहता है उसका, तो इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता क्या है, आइंस्टीन ने क्या कहा था, द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य एक संबंध है, क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई क्या है, ऊर्जा हो गई, M क्या है द्रव्यमान, और C क्या है प्रकाश का वेग। तो ये द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा
इसकी खोज आपको पता होना चाहिए कि आइंस्टीन ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला इन्होंने खोजा था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, E=mc²। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? देखिए पृथ्वी पे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा ध्रुव पर होता है और सबसे कम कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पे। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है और पृथ्वी पे क्या होता है? भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है। ठीक है, पृथ्वी तल से ऊपर जाए चाहे नीचे, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा क्या होगा? कम होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? पृथ्वी से ऊपर जाए या नीचे, गुरुत्वीय त्वरण के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व घटता, प्रभाव क्या होता है कि हमेशा घटता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी से अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जी का मान क्या होता है? कम होता जाता है। या पृथ्वी से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जी का मान क्या होता जाता है? कम, हमेशा कम होगा। सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ध्रुव पे। सबसे कम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे सबसे कम हो, सबसे ज्यादा ध्रुवों पर। ध्रुव के उसके बाद नीचे जाने लगे, ध्रुव से पृथ्वी से ऊपर जाने लगे तो भी कम होगा, नीचे जाएंगे तो भी कम होगा। ठीक है, पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है। बदलता है क्योंकि ये बढ़ता घटता रहता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, जी का मान परिवर्तित होता रहता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन किलोग्राम। न्यूटन अपॉन किलोग्राम या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोलिए चाहे न्यूटन अपॉन किलोग्राम। गुरुत्वीय त्वरण के त्वरण वस्तु के आकार, रूप, द्रव्यमान इस पे निर्भर नहीं करता। जी का मान इस चीज पे निर्भर नहीं करता कि वस्तु का आकार, ऐसा नहीं कि कोई वस्तु बड़ी है या कोई वस्तु छोटी है तो उस पे अलग जी लगेगा, इस पे अलग जी का मान हर क्या होता है? जी का मान इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वस्तु पर अब देखिए भार क्या होता है? भार, वस्तु पृथ्वी पर वस्तुओं के भार सबसे अधिक कहाँ होंगे? ध्रुव पर होंगे। देखिए भार इक्वल टू W होता है mg। ठीक है, अब देखिए जी का मान क्या है? जी का मान कहाँ पे अधिक है? ध्रुवों पे। जी का मान अधिक कहाँ है? ध्रुव पे। तो जब जी का मान यहाँ पे अधिक है तो यहाँ वेट भी तो अधिक होगा। m क्या होता है? m द्रव्यमान हमेशा कॉन्स्ट, हमेशा सेम होता है, सबका सेम होता है, एक समान, कहीं भी रहे कोई वस्तु कहीं भी चली जाए उसका मास कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, चेंज क्या होता है? सिर्फ वेट। क्यों? क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, गुरुत्वीय त्वरण पे। और जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? वेट भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण कहाँ होता है? ध्रुवों पे। तो वेट भी सबसे ज्यादा ध्रुव पर होगा। और सबसे कम कहाँ पे होगा? भूमध्य रेखा पे, क्योंकि भूमध्य रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम होता है। कृत्रिम उपग्रह में अगर कोई वस्तु रखी है तो वो भारहीनता की अवस्था में होगी। क्यों? क्योंकि कृत्रिम उपग्रह में जी का वैल्यू क्या होता है? शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगता उसमें। जब भी उपग्रह कृत्रिम उपग्रह तो उसमें कोई भी गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगता, वो जीरो हो जाता है। तो इसलिए उसमें कोई वस्तु रख देंगे तो उसको अपना भार क्या लगेगा? भार जीरो लगेगा, भारहीनता की अवस्था में होगी। चंद्रमा पे वस्तु का भार कितना होता है? चंद्रमा पे वस्तु का पृथ्वी की तुलना में 1/6, क्योंकि चंद्रमा पे जी का मान क्या होता है? 1/6 जी। पृथ्वी पे जितना गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगता है उसका 1/6 जी कहाँ लगता है? चंद्रमा के ऊपर लगता है। तो उसका भार भी 1/6 हो जाएगा। क्योंकि आप इस चीज को ध्यान रखिए बस कि WmG, W किस पे डिपेंड करता है? जी पे। ठीक है, यदि अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो वस्तु के भार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुवों की अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पे वृद्धि होगी। ठीक है, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे नाच रही है, अचानक से रुक गई तो क्या होगा? सब जगह वृद्धि हो जाएगी जी के में, बस ध्रुवों पे नहीं होगी, बस बाकी सब जगह क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी।
और यदि घूर्णन गति बढ़ा दें तो वस्तु के भार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुवों के अतिरिक्त हर स्थान पे वस्तु के भार में कमी हो जाएगी। ठीक है, हर जगह अगर देखिए गति बढ़ा, अगर घूर्णन गति बढ़ा देंगे तो क्या होगा? हर जगह भार कम हो जाएगा। घूर्णन गति बढ़ा देंगे तो भार क्या होगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा भार। जहाँ उल्टा रिलेशन देखिए, घूर्णन गति बढ़ा रहे हैं तो भार कम हो जा रहा है। ठीक है, घूर्णन गति यहाँ पे कम कर दिए, बंद ही कर दिए तो भार बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्रुवों के अतिरिक्त, बस ध्रुवों पे छोड़ दीजिए, ध्रुवों पे कुछ, ध्रुवों के अतिरिक्त हर स्थान पे कमी या बढ़ोतरी हो रही है। पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पे वस्तु के भार में क्या बढ़ जाएगी? ठीक है, बस एक रिलेशन याद करिए कि घूर्णन गति कम कर रहे हैं तो भार बढ़ रहा है। बस एक चीज याद रखिए कि अगर घूर्णन गति कम कर रहे हैं तो भार बढ़ रहा है। मैंने आपको बता दिया, आप ध्रुवों पे हटा दीजिए, ध्रुव को छोड़ के बाकी सब जगह की बात कर रहे हैं। बस एक चीज याद हो गया, घूर्णन गति कम कर रहे हैं तो वजन क्या हो रहा है? वेट बढ़ रहा है। कम कर रहे हैं तो बढ़ रहा है। अब अगर हमें पूछ ले आपसे कि बढ़ा रहे हैं तो कम होगा। याद क्या करना है? कम हो रहा है तो बढ़ रहा है। बस एक चीज ध्यान रख लिया आपने कि जब भी घूर्णन गति कम हो रही है तो भार बढ़ रहा है। तो घूर्णन गति अगर हमने ज्यादा कर दी तो भार कम हो जाएगा, और अगर हमने एकदम ही बंद कर दी तो फिर क्या होगा? वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जब कम करने पे बढ़ रहा है तो हमने दमी से बंद कर दिया तो भी बढ़ेगा, प्रत्येक स्थान पे वृद्धि होगी। ठीक है, बस अपोजिट रिलेशन। बस आप कहाँ पे छोड़ देंगे? ध्रुवों पे छोड़ देंगे। पृथ्वी पर भार का मान क्या होता है? अक्षांश के साथ साथ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं जी के मान में परिवर्तन होता जाता है, और क्या होता है? वेट भी बदल जाएगा। जैसे जैसे अलग अलग अक्षों पे जाते जाते हैं तो क्या होगा? वेट जो है वो बदल सा जाता है। देखिए, लिफ्ट के ऊपर जाने पर उस वस्तु में स्थित वस्तु का भासी भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर जा रहे हैं आप लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट का आपने बटन दबाया, आप देखेंगे कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपको अपना भार क्या लगेगा? कि बढ़ा हुआ ऊपर जा रही है तो आपका अपना भार ज्यादा लगेगा। कौन लगेगा? कि हमारा वेट ज्यादा है। और यही चीज जब नीचे जा रही है लिफ्ट तो आपको हल्का सा लगेगा, आपको लगेगा अपना वेट कम हो गया। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो जो लिफ्ट का फर्श है वो भी तो आपके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया बल देगा। आप उस पर खड़े बल लगा रहे हैं तो न्यूटन का थर्ड नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया बल। आप लिफ्ट पे खड़े हैं तो आप लिफ्ट पे बल लगा रहे हैं तो आपके ऊपर लिफ्ट भी बल लगा रही है नीचे से। ठीक है, इसके अलावा क्या है? त्वरण भी लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण भी लग रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? आपका बल बढ़ जा रहा है। ठीक है, बल के कारण आपका बल बढ़ जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और त्वरण भी लग रहा है, इससे आपको आपका बल बढ़ा हुआ लगेगा। तो देखिए, इस कब बढ़ा? जब ऊपर जा रहा है। कोई चीज ऊपर जा रही है, देखिए याद कैसे करेंगे कि लिफ्ट से आप ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। कोई चीज ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो चीज बढ़ रहा है। जब आप लिफ्ट से ऊपर आएंगे तो आपका वेट आपको बढ़ा हुआ लगेगा। कोई चीज नीचे जा रहा है मतलब कम हो रहा है। अब आप लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं तो आपको आपका वेट कम लगेगा। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। अब मान लीजिए कह रहे दुर्घटनावश लिफ्ट टूट गई, तो अब लिफ्ट टूट गई तो उसमें वो भारहीन हो जाएगी, उसका त्वरण शून्य हो जाएगा, वो टूट गई। अब वो फ्री होके गिर रही है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य, उसका जी शून्य, तो मतलब आपको भारहीनता लगेगी। ठीक है, लिफ्ट के समान चाल से ऊपर या नीचे जाने पर वस्तु का भासी भार क्या होगा? वास्तविक भार के बराबर होगा। अगर वो समान चाल से चल रही है, एक ही समान चाल से जा रही है, तो आपको ना तो अपना वेट ज्यादा लगेगा ना कम, जितना है उतना ही लगेगा। ठीक है, अब देखिए, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा? जंग लगेगा तो लोहे का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब जंग लगता है ना तो जंग लगता क्यों है? लोहे में जंग क्यों लगा? लोहे में जंग क्यों लगा?
लोहे में जंग इसलिए लगा कि क्या होता है कि ऑक्सीजन और नमी, हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन है, नमी है, तो ये सब क्या होता है जब लोहे के संपर्क में आते हैं ना, जब आयरन के संपर्क में आता है क्या, ऑक्सीजन और नमी, तो ये इससे रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, रिएक्शन, ऑक्सीकरण हो जाता है। अब लोहे के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन भी जुड़ गया, लोहा तो था ही, लोहा था आयरन, अब इसमें ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड। तो जब लोहा है वो ऑक्सीजन और नमी होती है हवा में, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो ऑक्सीकरण हो गया, जब ऑक्सीकरण हो गया तो ये क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड बन गया, जंग होती क्या है, यही जंग है, जो आयरन ऑक्साइड होता है यही जंग है। आपने तवे में देखा जो ऐसे लाल लाल सा लग जाता है, वो जंग होता है क्या है, आयरन ऑक्साइड। अब अकेले आयरन था, अब इसमें ऑक्साइड और जुड़ गया, तो वेट बढ़ जाएगा ना, क्या होगा, भार बढ़ जाएगा, लोहे के भार में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। सीधा सीधा पता चल रहा है, एक तो आयरन पहले से, तो उसमें से एक चीज ऐड हो गई, ऑक्सीजन भी जुड़ गया, तो आयरन ऑक्साइड बन गया, तो जंग बन गया ना, तो जंग क्या हो गया, वेट बढ़ जाएगा। तो जब भी लोहे पूछे कि जंग लगने पे वेट बढ़ता है कि कम होता है, तो आपको अब ध्यान है कि बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सरल लोलक आपको, कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी कार्य नहीं करती है। जब भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं, लोलक घड़ी क्यों नहीं काम करती, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह में जी का मान 0 होता है, और जब जी का मान 0 होता है तो वहां पे क्या होगा, लोलक काम ही नहीं करेगा। क्योंकि देखिए टी इक्वल टू क्या होता है, आवर्त काल इक्वल टू होता है 2 पाई एल अपॉन जी, टी 2 पाई एल अपॉन जी। अब जब इसका मान 0 तो ये अनंत हो गई ना, तो आवर्त काल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो ये उसमें कृत्रिम उपग्रह में काम नहीं करेगा। ठीक है, आवर्त काल का मान लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पे नहीं निर्भर करता। देखिए यहाँ सही से अच्छे से लिख देते हैं, टी इक्वल टू होता है 2 पाई टी आवर्त काल इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ देखिए एल क्या है, लोलक की लंबाई, जी त्वरण है, और टी आवर्त काल है। तो अब देखिए कह रहा है कि आवर्त काल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो यहाँ कहीं आपको द्रव्यमान दिख रहा है, द्रव्यमान पे नहीं करता। ठीक है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पे उसका आवर्त काल का मान बढ़ जाता है, आवर्त काल का मान बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि वहां गुरुत्वीकरण क्या होगा, गुरुत्वीकरण पृथ्वी से कम हो जाएगा। अब आप जैसे पृथ्वी पे रखा है आपने, अब आप इसको कह रहे हैं कि चंद्रमा पे ले गया लोलक घड़ी, तो लोलक घड़ी जब चंद्रमा पे ले गया तो क्या हुआ, वहां जी का मान कम हो गया। तो अगर जी का मान कम हो गया, तो आप देख रहे हैं जी का मान कम हो गया तो टी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। सीधा सा रिलेशन दिख रहा है आपको, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है ये, मतलब ये बढ़ेगा तो ये उल्टा रिलेशन, अपोजिट रिलेशन बोलते हैं इसको, ये चीज बढ़ेगा तो ये चीज कम होगा, और अगर ये चीज कम होगा तो ये चीज बढ़ेगी। जब भी 1 अपॉन में हो तो क्या होता है, ये उल्टा रिलेशन है। ठीक है, तो अब चंद्रमा पर ले गए तो आपको पता है कि आवर्त काल का मान जी पे डिपेंड कर रहा है, जी कम हो रहा है, चंद्रमा पे जी कम हो जाता है, 1/6 है पृथ्वी का, तो वहां पे आवर्त काल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी का आवर्त काल अनंत हो जाएगा, मैंने बता दिया आपको, वहां जी का मान 0, कृत्रिम उपग्रह में जी का मान क्या है, 0, तो टी अनंत हो जाएगा, 0 है यहाँ पे। तो कोई लड़का झूला झूलते समय खड़ा हो जाए तो झूले का आवर्त काल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो खड़ा हो गया, तो उसकी लंबाई क्या हो गई, उसकी जो उसकी लंबाई थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, लड़के की लंबाई की बात नहीं है कि वो लड़का खड़ा हो गया, त्वरण जो वहां पे जो लंबाई थी लोलक की लंबाई वो क्या हो गई, ये एल क्या है, लोलक की लंबाई है, तो अगर वो लड़का खड़ा हो गया तो लोलक की लंबाई कम हो गई, तो आवर्त काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए जैसे खड़े होकर जाते तेज तेज झूलने लगता है। ठीक है,
तो समय कम लगता है, बहुत तेज तेज झूलने लगता है झूला, तो आवर्तकाल कम। गर्मी में लोलक घड़ियां सुस्त पड़ जाती हैं, ठीक है, और सर्दियों में लोलक घड़ियां तेज चलने लगती हैं। सर्दियों में लोलक घड़ी का आवर्तकाल घट जाता है। वही चीज हुआ कि अगर तेज चल रही है तो सर्दी में क्या हो गया, लोलक घड़ी तेज तेज चलने लगती है, तो इसका मतलब उसका आवर्तकाल घट गया, जल्दी जल्दी चल रही है। ठीक है, तो ये आपका था सिंपल पेंडुलम। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास। ठीक है, बहुत जल्दी आपका ये फिजिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बायो देखेंगे। ठीक है, तीनों आपकी साइंस की क्लासेस चल रही है। पहले हम लोग एक एक सब्जेक्ट खत्म करते हैं, और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है साइंस की क्लास, और आप इसको अच्छे से एक एक लाइन पढ़ते चलिए और नोट्स बनाते। सारे क्वेश्चन यहीं से आने हैं, कहीं इधर उधर से और क्वेश्चन नहीं आते हैं, सारे बस इसी में से आने हैं। बस आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कंफ्यूजन के बिना पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।